हेलो स्टूडेंट। तो हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था क्रिस्टल लैटिस के बारे में। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस के बारे में, और किसके बारे में पढ़ा था, यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं और उनके यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो यूनिट सेल होता है, जैसा कि मैंने सारी डिफिनीशन लिखवा रखी है लास्ट लेक्चर में, तो मुझे केवल डिफाइन करना है इसके टाइप। ठीक है, तो जो हमारा यूनिट सेल होता है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने बता रखा था, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, और दूसरा कौन सा होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक, अब देखिए, तो मैंने क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि अगर ऐसे हमें खूब सारे ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम लोग लैटिस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लाइन से एक कैप्चर कर लें, ठीक है, तो उसके बाद ये जो बनता है हमारा, वो क्या बन जाता है? हमारा यूनिट सेल बन जाता है। ठीक, अगर तो इसमें बताया था मैंने कि 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। अगर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल हमने यूज किया है यहाँ, ठीक है, ज्योमेट्री को बनाने के लिए, अगर उनमें से कोई भी एक या और भी एक्स्ट्रा जो हो गया, कोई भी एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल अंदर भी पाए जाने लगे, ठीक है, किसी यूनिट सेल के अंदर, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या कह देते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, और अगर अंदर कोई कॉन्स्टेंट पार्टिकल ना पाया जाए तो, ठीक है, अगर कोई हमारा कॉन्स्टेंट पार्टिकल ना पाया जाए अंदर, तो क्या कहेंगे? हमें उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। ठीक, तो यहां से आपको क्लियर हो गया था, मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा था। ठीक, तो जो हमारे यहाँ पे सेंटर्ड यूनिट सेल आता है, वो भी हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन सा? बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ईसीसी के बारे में ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, इसे कहते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक। ये होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और ये होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, अब वो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा सिंपल क्यूबिक। क्या होता है? सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि इसके नंबर ऑफ एटम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एक करके देखेंगे कि हम सिंपल क्यूबिक में हम कैसे नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं, बीसीसी में हम नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और भी एफसीसी में कैसे नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं यूनिट सेल के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे ये जानना कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे हमारे अटैच होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे फिगर पेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या टॉपिक होने वाला है पहले कि कैलकुलेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द डिफरेंट लैटिस साइड। तो डिफरेंट लैटिस साइड पहले देखते हैं। तो हमारा डिफरेंट ये लैटिस साइड, ये डिफरेंट डिफरेंट लैटिस साइड होंगे कहाँ पे? ठीक, लैटिस साइड क्या मैंने बताया था? लैटिस साइड और लैटिस पॉइंट या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही चीज़ होते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो कह रखा है कि आप कैलकुलेट करेंगे हम क्या? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कहाँ पे? डिफरेंट लैटिस साइड। तो डिफरेंट लैटिस साइड क्या क्या हो सकते हैं? पहला, या तो फेस हो सकता है उस एटम का, या तो वो एज हो सकता है, ठीक, या उसका बॉडी सेंटर्ड हो सकता है। ठीक है, बॉडी सेंटर मतलब बीचों बीच में हो सकता है। ठीक, और या तो कॉर्नर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल चार, 1 2 3 4 टाइप के डिफरेंट लैटिस साइट हो गए। ठीक है, तो देखिए पहले, अब ये देखिए यहाँ पे पहला बोला कि शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। ठीक है, जब हम इसे फेस पे, फेस क्या होता है किसी भी क्यूब का फेस क्या होता है? ये पूरा हमारा एक क्या दर्शाता है? एक फेस। ठीक है, तो ये देखिए, जब हमारे इस लेफ्ट साइड वाले फेस पे क्या, जब लेफ्ट साइड वाले फेस पे हमने इसे रखा, तो ये आप ये, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होगे। ये देखिए, आप ये वाला आइटम बस देखिए, कौन सा? ये जो मैंने पर्पल कलर का कर रखा है। अब इस एटम को जब आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो एटम है ये वाला, इसके लिए जो ये एक यहाँ पे पार्टिकल है, वो कितना है? वो आधा पार्टिकल केवल इस यूनिट सेल के अंदर है। अगर इसे 1 कह दें, तो इस यूनिट सेल के अंदर ये आधा पार्टिकल है, और आधा पार्टिकल कहाँ है? इस यूनिट सेल के अंदर है कि नहीं है? ठीक है, आधा जो पार्टिकल है वो कहाँ है हमारा? इस यूनिट सेल के अंदर, यूनिट 1 के अंदर, और दूसरा यूनिट सेल के अंदर आधा पार्टिकल है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन होता है फेस का किसी भी
एटम के लिए वो क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा 2 होता है। मतलब कि एक फेस पे हमारा, अगर एक फेस हमारा उस पर अगर एक एटम आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो उस एटम का आधा भाग ही उस फेस पे होगा, उस यूनिट सेल में होगा, बाकी का कहाँ होगा, बाकी का अगले अगले यूनिट सेल में होगा। अगर ये मान लीजिए सामने होता, तो अगर सामने कोई यूनिट सेल होता तो एक आधा इसमें होता 1 वाले में और आधा सामने वाले में होता। अगर इस राइट साइड में ये इस एटम होता तो राइट साइड वाले में एक आधा होता और आधा कहाँ होता, इसमें 1 वाले में होता। ठीक है, तो इससे क्या कह सकते हैं हम लोग, पहला यहाँ से क्या निकल के आया, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द फेस, क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, मतलब एक एटम जो होगा एक फेस पे वो कितना होगा, आधा होगा। ठीक, आधा इस फेस पे होगा, आधा अगले फेस पे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम के लिए वो कितना होता है, 2 होता है। अब देखते हैं अगला, तो अब आते हैं यहाँ पे। अब ये जो हमारा ये कॉर्नर है, देखिए अगर ध्यान से देखिए तो ये देखिए ये वाला हमारा जो है, ये 1 2 3 जो मैं येलो रंग से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ये इसको मानते हैं 1, पहला यूनिट सेल है। अब जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे टोटल यहाँ पे पहले ये तो काउंट करिए कि पहले हमारे कितने यूनिट सेल हैं, आप काउंट करिए पहले। तो ये 1 2, ये ऊपर 3, ये इस साइड वाला ऊपर 4, ये पीछे 5, ये 6 और ये पीछे का 7 और ये जो 2 है 2 के पीछे जो है वो हो गया 8। ठीक है, तो मैं फिर से कर देता हूँ। देखिए ये जो पहला हमने पहला माना, बगल वाला हमारा दूसरा, कितने यूनिट सेल हैं काउंट कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। फिर ऊपर हम आए तो ये हो गया तीसरा, इस बगल जब ऊपर आए तो ये हो गया हमारा चौथा, चौथे के पीछे जो ये वाला हो गया 5वां, 5वें के बगल वाला जो ऊपर है पीछे वाला वो क्या है, छठा। फिर छठे के नीचे जो आएगा उसे हम 8वां मानते हैं और जो 5वें के नीचे आएगा वो 7वां। मतलब टोटल कितने, टोटल 8 यूनिट सेल हैं। ठीक है, 8 यूनिट सेल हैं और एटम कहाँ पे है हमारा, कॉर्नर पे है। ये हमारा कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। कहाँ पे है, कॉर्नर पे। और एक एटम जो है वो कॉर्नर पे है तो हमारे कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, 8 यूनिट सेल में वही एक जो हमारा इकलौता एक एटम है वो कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी एटम को कॉर्नर पे रख दें किसी भी यूनिट सेल के तो कितने और यूनिट सेल को टच करेगा, 8 यूनिट सेल को और टच करेगा। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन of each atom on the corner क्या हो जाएगा, 1/8। ये देखिए जो मैं लिख रहा हूँ इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है कि अगर एटम को हम कॉर्नर पे रखेंगे, ठीक है, सिंपल सा हिंदी भाषा में समझते हैं, अगर एटम को हम कॉर्नर पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, हम कॉर्नर पे रखेंगे, तो कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, और वो कितने यूनिट सेल से टच करेगा वही हो जाएगा 1/8 उतने में। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे एटम है, एटम हमारा कॉर्नर पे आया तो 8 यूनिट सेल से टच हुआ इसलिए 1/8 हो गया। अगर एटम हमारा फेस पे आएगा तो दो यूनिट सेल को टच करेगा तो 1/2 हो गया। तो जितने यूनिट सेल को टच करेगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं एज पे। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, एज है। ये एज क्या होता है, एज होता है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसे कहते हैं एज किसी भी, अभी देखिए यूनिट सेल का। ठीक है, तो अभी ये हमारा यहाँ पे हो गया क्या, ये हमारा हो गया यूनिट सेल। ठीक है, हम फिर से इसे मानेंगे क्या, 1 माना। अब ये देखिए बगल वाला हमारा यूनिट सेल 2 हो गया, इधर ऊपर वाला हो गया 3 और ये हो गया हमारा 4। ठीक, एक बार मैं ब्लैक पेन से भी लिख देता हूँ जिसको कन्फ्यूजन हो रही हो, जैसे 1, बगल वाला यूनिट सेल 2, फिर ये ऊपर वाला यूनिट सेल 3 और ये वाला यूनिट सेल ऊपर वाला 4। ठीक, अब देखिए अगर ये जो हमारा यहाँ पे एज पे अगर कोई भी हमारा एटम आ गया, ठीक है, तो पहले तो 1 में शेयर होगा ही होगा। ठीक, क्योंकि ये ऐसे है, ये मत समझिएगा कि ये केवल हमारा पहले और दूसरे में हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे है
और लाइन यहाँ से जा रही है, ठीक, और यहाँ से जा रही है, ठीक, एक सेकेंड, यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब हम लोग इधर से भी काटे इधर से भी काटे तो कुल कितने पार्ट हो गए। देखिए, एक पार्ट ये जो हमारा यूनिट सेल 1 में लाई करेगा, ये पार्ट जो यूनिट सेल 2 में लाई करेगा, ये पार्ट जो यूनिट सेल 3 में लाई करेगा, और ये पार्ट जो हमारा यूनिट सेल 4 में पार्ट करेगा, मतलब कि लाई करेगा। इसका मतलब क्या कह रहा है कि मतलब अगर हम किसी एटम को एज पे रख दें किसी भी यूनिट सेल के, तो हमारा कितने और यूनिट सेल को टच करेगा, ठीक है, 4 यूनिट सेल को और टच करेगा। तो यहाँ से जो इसका कंट्रीब्यूशन आया, एज का कंट्रीब्यूशन आया, वो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द एज कितना आएगा हमारा, 1/4, ठीक है। इससे हमें पता चला कि देखिए, आपको अब समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए एक बार और देखते हैं, फेस पे पहला बोल रहा है, फेस पे देखने के लिए यहाँ पे पहला यूनिट सेल दूसरा यूनिट सेल, मतलब जब हमारा यहाँ फेस पे कोई एटम रखा जा रहा है तो वो 2 यूनिट सेल में लाई कर रहा है। जब हम क्या कहते हैं एटम को कॉर्नर पे रख रहे हैं तो वो 8 और यूनिट सेल में लाई कर रहा है। जब हम एज पे रख रहे हैं तो वो 4, एक इकलौता एटम 4 अलग अलग यूनिट सेल में लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल गया आपको। ये 1/2 का क्या मतलब जानते हैं कि वन एटम कितने में लाई कर रहा है, 2 यूनिट सेल में लाई कर रहा है। 1 एटम कितने और यूनिट सेल में लाई कर रहा है, 8 में, ठीक है। इसका मतलब भी आप समझते चलिए कि ये जो 1/8 और 1/2 लिखा है, इसका क्या मतलब है। क्यों हमने 2 नहीं डायरेक्ट लिखा, 1/8 क्यों लिखा, 1/2 लिखा। इसका यही मतलब है कि 1/4 का क्या मतलब है, 1 एटम कितने यूनिट सेल में लाई कर रहा है, 4 यूनिट सेल में, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, ठीक। तो इससे आप समझ के चलिए कि ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि अब नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल में कितने होते हैं पर यूनिट सेल, जैसे कि सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, बॉडी सेंटर में कितना होता है, एफसीसी में कितना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। अब पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो पहला किसके लिए निकालेंगे, सिंपल क्यूबिक के लिए। तो देखिए, ये हमारा सिंपल क्यूबिक है, क्या है, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सारे जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारे कॉर्नर पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे। और मैंने बताया था कि सिंपल क्यूबिक के अंदर जो यूनिट सेल का अंदर वाला पार्ट होता है उसमें तो कोई नहीं रहते हैं, सब कॉर्नर पे रहते हैं। और हमने जाना कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन कॉर्नर क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है। हर एक एटम का कॉर्नर पे कुल कितना होता है, 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक। और यहाँ पे टोटल कितने एटम्स हैं, टोटल कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 एटम है। तो टोटल 8 एटम है। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 8 टोटल है और उनका कंट्रीब्यूशन केवल 1/8 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एक यूनिट सेल में 1 होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि सिंपल क्यूबिक में एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, तो होते हैं 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। अब देखिए दूसरा अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल ऑफ बीसीसी, तो क्या होगा। तो देखिए, अब हम क्या जानेंगे कि बीसीसी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे बीसीसी में क्या होता है कि ये क्या होता है, हमारा एक सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक। तो इसके अंदर भी तो एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया हमारा 8, ठीक। 8 तो हमारे कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन कॉर्नर, ये तो हमें पता ही है कि क्या होता है हमारा 1/8 होता है, लेकिन एक हमारा बॉडी सेंटर्ड पे है, एक हमारा बॉडी सेंटर्ड पे है। तो जो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है, अच्छा मैंने आपको ऊपर लिखाया भी नहीं, तो चलिए अब देख लीजिए कि कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड बॉडी डायगोनल, इसे बॉडी डायगोनल कहते हैं, तो बॉडी डायगोनल क्या होता है 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये बीचों बीच में होता है, तो टोटल एक एटम पूरे होल तरीके से इसमें कंटेन हो जाता है। तो हमारा एक एटम यहाँ हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि टोटल जो हमारे जो एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, टोटल 9 होते हैं, ठीक। क्यों? एक ये और टोटल ये कॉर्नर पे 8। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो गया हमारा, एक तो हमारा बॉडी सेंटर पे वो तो हो ही गया, प्लस 1/8 इंटू 8। क्यों? क्योंकि 8 तो बाकी कॉर्नर पे हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/8 होता है, तो 1 + 1 = 2। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि यहाँ से क्या पता चला कि बॉडी सेंटर में टोटल एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं 2, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ से जान लिए कि हमारा जो यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर हमारे नंबर ऑफ एटम की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, किसमें, बॉडी सेंटर में। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम की वैल्यू एफसीसी में कितनी होती है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम, एक, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो मैंने बता रखा था कि फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक होता है, ये हमारा जो एफसीसी होता है उसमें कहाँ कहाँ होता है, पहले तो फेस पे होता है, ठीक है, फेस पे होता है, और कहाँ होता है, कॉर्नर पे तो होता ही है, ठीक है, ठीक है, फेस पे होता है, कॉर्नर पे होता है। तो अब ध्यान से देखिए, ये हमारा कॉर्नर है, कहाँ है, ये हमारा कॉर्नर है, और हमने बार बार बता रखा है कॉर्नर पे हमारे टोटल कितने 8 आते हैं, 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है और टोटल 8 कॉर्नर है, तो 8 एटम्स होंगे। और फेस कितने आ रहे हैं, एक फेस यहाँ पे, एक फेस यहाँ पे, एक फेस हमारा यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक आगे ये सामने वाला है ये यहाँ पे, और ये पीछे वाला, ये मत सोचिएगा इस एज पे है, ये पीछे वाले फेस पे, ठीक है। तो टोटल 6 फेस आए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑन कॉर्नर कितना होता है, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ऑन कॉर्नर 1/8 होता है। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, टोटल एटम ऑन कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं। तो अगर एक एटम हमारा 1/8 कंट्रीब्यूशन देगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हो जाएगा कॉर्नर के थ्रू, 8 × 1/8, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1, ठीक। और 1 तो यहाँ से आया, और अभी हमारा तो फेस बाकी है, तो कंट्रीब्यूशन अब लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑन फेस, कंट्रीब्यूशन ऑन फेस, फेस पे क्या होता है 1/4 होता है। टोटल फेस क्या है, टोटल फेस 6 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, ये यहाँ 1/4 नहीं होगा, 1/2 होता है फेस का, मैंने गलती से लिख दिया, तो ये हो गया 1/2। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन अगर एक फेस हमारा 1/2 करता है, तो टोटल 6 फेस कितने करेंगे, 6 × 1/2, तो हो गया हमारा 3, ठीक। तो यहाँ से क्या पता चला, टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 3 हमारे कौन देता है, फेस देता है, और एक कौन देता है, हमारा कॉर्नर देता है। तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे पर यूनिट सेल, 4 हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया यहाँ से 4, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पहला हम कैलकुलेशन सीखे कि नंबर ऑफ यूनिट सेल पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, 1 होते हैं। फिर बीसीसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैसे किया ये देख लिया आपने। फिर फेस में क्या, फेस एफसीसी में कैसे होते हैं, 4 होते हैं, और कैसे होते हैं आपने देख ही लिया। तो ये था हमारा नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल्स, ठीक है।
तो अब हमने ये सारा चीज़ सीख लिया, ठीक है। अब एक एडिशनल चीज़, मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ हमेशा बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो हम क्या यहाँ सीखेंगे, एक एडिशनल चीज़। वो एडिशनल चीज़ क्या है, यूनिट सेल कांस्टेंट। क्या सीखेंगे हम, यूनिट सेल कांस्टेंट, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा यूनिट सेल कांस्टेंट क्या होता है, जो हमारा यूनिट सेल कांस्टेंट होता है वो कुछ नहीं होता है। अगर किसी भी यूनिट सेल के लिए हमें हमें जेड की वैल्यू निकालनी हो, मतलब यूनिट सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या हो जाता है हमारा NC/8 NE। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, NC/8 NE/4 NF/2 NI/। तो यहाँ पे हियर जो यहाँ C है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्नर नंबर ऑफ एटम्स ऑन कॉर्नर। E क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एटम ऑन एज। NF क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एटम ऑन फेस। एंड I क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एटम ऑन इनसाइड। इनसाइड मतलब बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। कॉर्नर, एज और फेस को छोड़ के कहीं भी अगर इनसाइड में और भी एटम होंगे, ठीक है, तो उसका यूनिट सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, NI/1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या निकालने का तरीका, यूनिट सेल कांस्टेंट निकालने का तरीका, ठीक है। अगर आपसे कहीं पूछ लेता है कि अगर आपको कॉर्नर पे इतने एटम दिए हैं, एच पे इतने एटम दिए हैं, एफ पे इतने एटम दिए हैं, आई पे इतने एटम दिए हैं, तो आप जेड यूनिट सेल कांस्टेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे। अब ये तो है नहीं कि सर ने पढ़ाया नहीं, मैं तो पढ़ा दिया। अब आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप अब देखो कैसे करते हो। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बट अब देखो एक एक्सेप्शन होता है इसमें। एक्सेप्शन क्या होता है, ये ज्यादा याद रखने वाली चीज है। इन हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा, बाय कॉर्नर, वो क्या होता है हमारा 6 होता है। और कंट्रीब्यूशन बाय एज 4 होता है। और कंट्रीब्यूशन बाय फेस 3 होता है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। कंट्रीब्यूशन बाय एज कितना होता है, कंट्रीब्यूशन बाय एज होता है हमारा 3, और फेस से क्या होता है 2 ही रहता है, ठीक है। ये हमें याद करने वाली बात है, ठीक है। ये जो है ये आपको याद होना चाहिए कि इन एक्सेप्शन क्या होता है कि जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है उसमें कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर क्या होता है हमारा, क्या होता है 6 होता है। क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 एटम से मिलकर बने होते हैं। कितने एटम से, 6 एटम से मिले होते हैं। इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। हेक्सागोन के कितने कॉर्नर होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं। इस वजह से इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 6 होता है। और एज कितना होता है, एज हमारा 3 का होता है। क्यों, क्योंकि एक यहाँ जुड़ता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये, मतलब 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो 3 एज होता है, ठीक। और फेस क्या होता है, फेस 2 होता है। क्यों, एक ये सामने वाला और एक पीछे वाला, तो 2 ही फेस होते हैं इसके, ठीक है, हेक्सागोनल के। तो ये फेस तो 2 ही होता है। तो ये हमारा हो गया, ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना होगा कि इन हेक्सागोनल यूनिट कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर 6 होते हैं, एज बाय 3 होते हैं, फेस 2 का होता है, ठीक। तो अब हमने बहुत थ्योरी पढ़ ली। अब इसके ऊपर हम करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ए कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स ए एंड बी हैज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम्स are at the corner of the cube and B atoms are at the face center, derive the formula of the compound, ठीक है। पहली बात, अगर आप सिंपली आप देखो तो आप जैसे लगाते हो आप लगा देना, बट आप ध्यान दिया करो हमेशा क्यूबिक स्ट्रक्चर पे, क्योंकि मैंने अभी एक्सेप्शन बताया और कहीं कभी भी क्वेश्चन में यहाँ पे क्यूबिक की जगह हेक्सागोनल दे सकता है, तो आपको कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का 1/6 लेना होगा और एज का 1/3 लेना होगा। गलती से आप क्यूबिक समझ के उसे क्या करते हैं 1/8 ले लेते हैं बच्चे और गलत कर देते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप क्यूबिक की जगह आप हेक्सागोनल पुट कर देता है और आप क्यूबिक की वैल्यू पुट करके चले आते हो, ठीक है। और मेंस में तो अक्सर ये पूछता रहता है, यूपी2 में भी पूछता रहता है, ठीक है। कॉमेड के वेब जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है हमारा सोल्यूशन क्या होगा, कह रहा है कि ए जो है वो कॉर्नर पे है, तो ए एट दी
कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ यूनिट सेल, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ए इन यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, कॉर्नर पे है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और बी कहाँ पे है, बी एट द फेस सेंटर, ठीक है, बी हमारा कहाँ है, फेस सेंटर, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, देन द नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बी के इन यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल के लिए जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है फेस का, 1/2 होता है। और कितने प्रेजेंट हमारे प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा, टोटल फेस कितने होते हैं 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी क्या होगा, 1/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, AB3, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, ये आंसर आ गया, क्यों, एक ए 1 है, B3 है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये आ गया। तो चलिए अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 8.1 ग्राम ऑफ अल्मोनियम इफ इट क्रिस्टलाइजेज इन ए FCC स्ट्रक्चर। ठीक है, ये CBSE 2017 का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ से हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालिए 8.1 ग्राम ऑफ अल्मोनियम, ठीक है। तो 8.1 ग्राम अल्मोनियम में हमें क्या निकालना है, यूनिट सेल का निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा एक मोल जो हमारा एल्युमिनियम होता है वो कितने के बराबर होता है, 27 ग्राम के बराबर, ठीक है। और इसमें एक मोल एल्युमिनियम में कितने हमारे एटम्स आते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे एक मोल ऑफ एल में कितने हमारे एटम्स आते हैं, इतने एटम्स आते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 27 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम कंटेन्स इतना एटम, ठीक है। ये कह रहा है कि 27 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम अगर इतना एटम रख सकते हैं तो हमारे क्या 8.1 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम कितने हमारे एटम रख सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 8.1। तो हमारे इतने एटम किस में होंगे, 8.1 ग्राम एटम में। लेकिन यहाँ पे एटम नहीं पूछा है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारा निकल के आएगा 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो ये जो हो गया 8.1 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम कितना कंटेन करेगा, इतना एटम कंटेन करेगा। लेकिन हमसे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट। तो किसके लिए पूछा था यहाँ पे, FCC के लिए। और FCC में हमारा नंबर ऑफ एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। अगर हमारा एक यूनिट सेल, ठीक, 4 एटम कंटेन करता है FCC के लिए, तो कितने यूनिट सेल इतना एटम कंटेन करेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आंसर आएगा 4.512 10⁻22, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से आंसर, इतने यूनिट सेल यहाँ पे कंटेन करेगा कौन, हमारा 8.1 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम, ठीक है। 8.1 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम कितना यूनिट सेल कंटेन करेगा, 4.12 इंटू 10⁻22, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से समराइज करेंगे।
तो आज हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि यूनिट सेल के टाइप, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कंट्रीब्यूशन समझ आया होगा। आपको मैंने बेहतरीन से बेहतरीन फिगर दिखाने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे निकाला जाता है, सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर के लिए, एफसीसी के लिए, ठीक है। एक आपको नई चीज़ सीखने को मिली, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आएगा, क्या, यूनिट सेल कांस्टेंट, ठीक है। और एक्सेप्शन भी आपको, मैं आशा करता हूँ आपको याद रहेगा, ये मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। और मैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराया एक कि जिसमें आपको कहते हैं डिराइव करना था फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, और दूसरा मैंने कराया जिसमें आपको यूनिट सेल कैलकुलेट करने थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो आपको मैंने पढ़ाया उसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल करा कि मैंने आपको समझा दिया कि आने वाले टाइम में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे, ठीक है। आपको मैंने सीबीएसई 2017 के भी क्वेश्चन कराया जिससे आपको लगे कि आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का मेरा जो वीडियो था, जो लेक्चर था, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आने वाले वीडियोज आपको, अपकमिंग वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप देख सकें, ठीक है। और शेयर भी करिए, जो जो सॉलिड स्टेट पढ़ना चाह रहे हैं सबको शेयर करिए, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।